हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शारीरिक विकास के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। शारीरिक विकास के कुछ पहलू, कुछ आयाम हमारे रह गए थे, हम उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। बचे हुए जो हैं टॉपिक, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नर्वस सिस्टम या नाड़ी संस्थान, या इसे हम स्नायु तंत्र भी कहते हैं। स्नायु तंत्र क्या है? हमारा मस्तिष्क, हमारी मस्तिष्क से, आपको सब जानते हैं कि मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। हमारे शरीर की सारी गतिविधियां मस्तिष्क, हमारा मास्टर होता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब नाड़ी संस्थान के अंदर आती है। इसके अंदर हमारा मस्तिष्क के अलावा हमारी मेरी रज्जू, और उसमें से जो नर्व्स निकल रही हैं, इन्हें नाड़ी भी बोलते हैं, वो सब इसका भाग होती हैं। तो हमें अभी उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन कुल मिलाकर नाड़ी संस्थान क्या है? ये वो हमारे शरीर का तंत्र है जो हमारे सोचने, विचारने, तर्क करने, स्मरण करने का, चलना फिरना, उठना बैठना, हमारी शारीरिक क्रिया वगैरह वगैरह सभी चीज़ों का ये संचालन करता है। नर्वस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण मास्टर है हमारे शरीर का, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसका विकास गर्भकालीन अवस्था में आरंभ होता है और ये 3 से 4 वर्ष, जन्म के बाद 3 से 4 वर्ष तक इसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। और इस विकास के दौरान, इस विकास की प्रक्रिया के दौरान इसमें कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय कोई व्यवधान आ गया तो उसके पूरे जीवन को वो प्रभावित करता है। जन्म के समय हमारे मस्तिष्क का भार लगभग 250 ग्राम होता है, और जब ये पूरा परिपक्व हो जाता है तो 5 गुना बढ़ चुका होता है। गर्भकाल में जो हमारे मस्तिष्क के वजन की वृद्धि होती है, उसका कारण होता है कोशिका की संख्या बढ़ रही होती है और कोशिका का आकार भी बढ़ रहा होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि तंत्रिका तंत्र, इसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो जन्म के समय होती हैं, वो उतनी ही रहती हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि गर्भकालीन विकास के दौरान बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि उसके मस्तिष्क का, तंत्रिका तंत्र का सही विकास हो जाए। और जन्म के पश्चात जो भी मस्तिष्क में परिवर्तन आता है, जो भी विकास होता है, जो भी वृद्धि होती है, वो जो गर्भकाल में कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है, उन्हीं कोशिकाओं का आगे विकास होता है, उनके आकार में वृद्धि होती है, उनकी क्रियात्मक क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या उतनी ही रहती है और नहीं बढ़ती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क का भार हमारे कुल शारीरिक भाग के अनुपात में कितना होता है, ये मैंने नीचे सारणी में आपको दिखाया है। जन्म के समय ये हमारे मस्तिष्क का भार हमारे शरीर के कुल शारीरिक भार का 1/8वां हिस्सा होता है। 10 वर्ष पे ये 1/18वां हिस्सा होता है। 15 वर्ष पर 1/30वां हिस्सा होता है, और परिपक्वता पर 1/40वां हिस्सा होता है। ये क्या दर्शा रहा है कि मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे, उसकी गति मंद होती चली जाती है। समझ में? क्योंकि इसका विकास आरंभिक अवस्था में ज़्यादा हो गया तो बाद की अवस्था में इसका विकास कम होता है। ऐसा कहते हैं कि बालक के मस्तिष्क की जो क्षमताएं होती हैं, उनका सबसे अधिक विकास जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष के दौरान हो जाता है। कहते हैं 90 से 95% हमारे मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। इसलिए आरंभिक 6 वर्षों पे बुद्धि के विकास पे, मस्तिष्क के विकास पे ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस काल में शिशु के साथ कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसा रोग हो जाता है जो उसके मस्तिष्क को आघात पहुंचाता है, तो शिशु का बौद्धिक विकास प्रभावित हो जाता है और वो जीवन पर्यंत उसका हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आरंभिक अवस्था में मस्तिष्क विकास पर अत्यंत
ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 6 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक जो शेष 5% 5 या 10% विकास जो होता है वो हो जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा चित्र इसलिए दिया है बच्चों, इसको आपको कोई डायग्राम बनाना नहीं है, केवल समझने के लिए दिया है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क क्षेत्र का विकास होता है। आप चित्र में देखिए, प्रमस्तिष्क हमारा मुख्य मस्तिष्क का भाग प्रमस्तिष्क होता है। ये हमारे शरीर का संतुलन बनाना, हमारी पोजीशन कैसी है, हम पॉस्चर कैसा है, ये सब प्रमस्तिष्क ही नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो ये हिस्सा प्रमस्तिष्क का और अनुमस्तिष्क का जो है, ये आरंभिक 2 वर्ष में बहुत तीव्रता से इनमें वृद्धि होती है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक प्रमस्तिष्क जो जन्म के समय होता है उससे तिगुना बढ़ चुका होता है। तो सोचिए, आरंभिक अवस्था में मस्तिष्क का विकास कितना महत्वपूर्ण है। 8 वर्ष के लगभग तक ये पूर्ण हो चुका होता है। हालांकि इसमें इंटरसेरेब्रल एसोसिएशन ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है बच्चों अलग अलग खंडों में विभाजित होता है। तो खंड के अंदर ही आपस में समन्वय के लिए सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग की पदार्थ होता है जिससे वो कनेक्ट होता है। जैसे वायर्स कनेक्ट करती हैं, ऐसे कनेक्ट करने वाले सफ़ेद रंग के पदार्थ की बनी हुई वायर्स ही होती हैं। तो उसका विकास और हमारा जो धूसर पदार्थ है, मस्तिष्क में 2 तरह के होते हैं, धूसर पदार्थ और सफ़ेद पदार्थ, दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो धूसर पदार्थ का भी विकास किशोरावस्था तक होता है। तो ये तो आपका हो गया नर्वस सिस्टम का। अब हम लोगों ने शारीरिक विकास से संबंधित लगभग अलग अलग सारे पहलुओं का अध्ययन कर लिया है। शारीरिक विकास के अंतर मैं आपको लगातार बार बार कहती रहती हूँ, वय संधि, प्यूबर्टी का पीरियड। तो प्यूबर्टी का पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास की दृष्टि से, इसके लिए इसका अध्ययन हम अलग से करते हैं। प्यूबर्टी या शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के प्यूबर्टास शब्द से, जिसका अर्थ है एज ऑफ मैनहुड, मतलब बालक के पुरुष बनने की जो अवस्था होती है उसे उन्होंने कहा प्यूबर्टास। उसी से ही प्यूबर्टी शब्द लिया गया है। प्यूबर्टी का काल वो होता है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जब हमारे अंदर लैंगिक परिपक्वता विकसित होती है। और ये प्यूबर्टी का काल कब आरंभ हो जाता है, ये बाल्यावस्था के अंत होने से पहले ही, जब हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन के साइन दिखाई देने लगते हैं, तब हम कहते हैं प्यूबर्टी आरंभ हो गई है। और ये प्रक्रिया पूरी जो होती है प्यूबर्टी की, लगभग 2 से 4 वर्ष में पूरी होती है। यहाँ मैंने आपको नीचे एक चित्र जो दिया है पुस्तक में से देखकर, इसमें आपको दिखा रहे हैं कि प्यूबर्टी का काल कब से कब तक होता है। इसमें लड़कियों का अलग है और लड़कों का अलग है। इसे आप जूम करके थोड़ा सा देख सकते हैं, लड़कियों का अलग है और लड़कों का अलग है। तो यहाँ पर ये दिखाने की चेष्टा की गई है कि बाल्यावस्था हमारी कब से कब तक है, 12 वर्ष तक, 12 से 13 वर्ष के बीच, 13 वर्ष के बीच में इन्होंने बताई है। और लड़कों में ये बताई है 14 वर्ष के आसपास। और प्यूबर्टी का काल लड़कियों में 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक होता है और लड़कों में 12 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक। तो मतलब इसने कुछ हिस्सा तो बाल्यावस्था का कवर कर रखा है और कुछ हिस्सा इसमें किशोरावस्था का कवर हो रहा है। तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच की अवस्था है, दोनों मतलब देखिए 2 वर्ष तो इसने कवर कर रखे हैं बाल्यावस्था के और 2 वर्ष ले रहे हैं ये किशोरावस्था के, दोनों में ही यही हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखने की जब प्रजनन अंग हमारे सक्रिय हो जाते हैं तब कहते हैं कि बाल्यावस्था का अंत हो गया। जैसे लड़कियों के अंदर मासिक धर्म आना, पीरियड्स आना शुरू हो जाना, और वहाँ पर हम कहते हैं कि बाल्यावस्था अंत हो गई है और किशोरावस्था का आरंभ हो गया है। लड़कियों में सामान्यतः 13 वर्ष से मासिक धर्म शुरू हो जाता है, किसी का 12 वर्ष में भी हो सकता है, किसी का आजकल तो बहुत ज़्यादा परिपक्वता ये
बेटा जो दवाइयों वगैरह में जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन लगा दिया जाता है बेल के अंदर, जैसे रात को लगाया, छोटी सी लौकी होती है, सुबह तक वो बड़ी हो जाती है। इसी तरह से गाय भैंस को भी ऑक्सीटोसिन का हार्मोन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि वो दूध देना आरंभ कर दें। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये परिपक्वता के लिए होता है, और ये इस तरह का आहार क्योंकि हम लोग ग्रहण करते हैं तो अनजाने में ग्रहण करते हैं, इस वजह से आजकल परिपक्वता की उम्र जल्दी आ गई है। इसलिए लड़कियां जल्दी परिपक्व होने लग गई हैं, लड़के भी जल्दी परिपक्व होने लग गए हैं। पर सामान्य प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये 12 से 14 वर्ष के बीच में कभी भी मासिक धर्म आरंभ हो सकता है। लड़कों में कहते हैं कि ये 14 वर्ष के आसपास होता है, और उसमें होता है कि इनके शुक्राणुओं की संख्या इतनी हो जाती है कि इनका वीर्य स्खलित होने लग जाता है। इसके विषय में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। अब ये प्यूबर्टी में चेंजेस अचानक क्यों आते हैं, तो इसका कारण है बेटा कि हमारे मस्तिष्क का एक केंद्र है, जब प्यूबर्टी का काल आता है तो वो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, और पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारी प्रजनन ग्रंथि को प्रेरित करती है हार्मोन उत्पादन के लिए। पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन तो निकलता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मतलब वृद्धि वाला हार्मोन, मतलब वो हार्मोन जिसकी वजह से हमारे अंदर ग्रोथ स्पर्ट होता है, एकदम से बच्चों में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ग्रोथ स्पर्ट के विषय में हमने पहले भी चर्चा की थी। तो ग्रोथ स्पर्ट मतलब वृद्धि, एकदम से तीव्र गति से वृद्धि होती है, तो उसको हम कहते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। एक तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। दूसरा जो हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसका कार्य होता है प्रजनन ग्रंथियों को प्रेरित करना। तो ये 2 हार्मोन जो होते हैं ये प्यूबर्टी के दौरान जो भी परिवर्तन आते हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब प्यूबर्टी के अंतर्गत हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो कुछ सामान्य परिवर्तनों की मैंने लिस्ट दी है बेटा, इनको आप आराम से रीड कर सकते हो। चेहरे और शरीर पर मुहासे होना ज़रूरी नहीं है, सबके हो सकते हैं। पसीना अधिक आना, पसीने से दुर्गंध आना, आर्मपिट या बगल के अंदर बाल उगना, जनन अंगों के आसपास बाल उगने लगते हैं जिन्हें हम प्यूबिक हेयर कहते हैं, बाहों और पैरों में बाल उगना, और हाथ पैरों में दर्द भी हो सकता है। अक्सर लड़कियों को मैंने शिकायत करते हुए देखा है, पैरों में बहुत दर्द होता है, तो ये ग्रोथ की वजह से हो रहा होता है। फिर अब हम देखेंगे लड़कियों, ये तो कुछ सामान्य लक्षण थे जो कि प्यूबर्टी में आते हैं, लेकिन कुछ लक्षण लड़कियों में अलग होते हैं, लड़कों में अलग होते हैं, क्योंकि यहीं पर आकर विभाजन रेखा शुरू हो जाती है। दोनों सेक्सेस के बीच में, शरीर के बीच में भिन्नता आने लगती है। बाल्यावस्था तक सब बच्चे लड़के लड़की बिल्कुल एक से दिखाई देते हैं। तो लड़कियों लड़कों में बच्चों ये जो मैंने आपको दिया है ये एक सामान्य क्रम है। किसी का जल्दी आरंभ हो सकता है, किसी का देर से आरंभ हो सकता है, लेकिन क्रम लगभग सबका यही चलता है। तो लड़कियों में क्या होता है, सबसे पहले किशोरावस्था का ग्रोथ स्पर्ट, मतलब उनका तेज गति से लंबाई बढ़ने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। दूसरा, इनके प्यूबिक हेयर बढ़ने लगते हैं, गुप्तांगों पर बाल आने लगते हैं। फिर इनके स्तन विकास, उसमें भी बड स्टेज होती है जिसमें हल्की हल्की गांठ सी पहले दिखाई देती है, वो दिखाई देने लगती है, और उनके लड़कियों के शरीर का आकार बदलने लगता है, और उनके बॉडी थोड़ी सी, हिप्स थोड़े राउंड ऑफ हो जाते हैं, कमर के ऊपर चर्बी जमने लग जाती है। फिर इनके प्रजनन अंगों का आकार बढ़ता है। उसके बाद प्यूबिक हेयर जो होते हैं उनका रंग गहरा हो जाता है। फिर इस तरह से आप देखिए स्तन विकास अग्रसर होता है, निप्पल का रंग गहरा होता है, निप्पल के आसपास जो गोल घेरा होता है, एरियोला जिसको कहते हैं, उसका आकार भी बढ़ने लगता है। इसके बाद उनका ग्रोथ स्पर्ट चरम पर जाता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। बच्ची का मासिक धर्म आरंभ हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अब इसका पीरियड आना शुरू हो गया, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट बढ़ने की संभावना है, लेकिन अब काफ़ी कम हो जाता है वो। और फिर प्यूबिक हेयर और लड़की के स्तन पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। बगल के जो बाल होते हैं, जिनको एक्सिलरी हेयर भी कहते हैं, उनका डेवलपमेंट भी हो जाता है, और लड़की प्रजनन के योग्य हो जाती है, जब इसको कहते हैं लैंगिक परिपक्वता पूर्ण होना। लड़कों के दौरान क्या, लड़कों में क्या होता है बेटा, लड़कों का सबसे पहले अंडकोश का आकार बढ़ता है, टेस्टिस,
और लिंग पेनिस का आकार बढ़ने लगता है, उनके जो प्रजनन अंग हैं उनका आकार बढ़ने लगता है। फिर उनके प्यूबिक हेयर निकलने आरंभ होते हैं। फिर इनका ग्रोथ स्पर्ट आरंभ हुआ। देखो, लड़कियों में सबसे पहले ग्रोथ स्पर्ट आरंभ हुआ था, लड़कों का देर से हुआ, इसीलिए इस अवस्था में लड़कियां लंबी दिखाई देती हैं, लड़के छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन इनका ग्रोथ स्पर्ट लेट स्टार्ट होता है। फिर इनके प्रजनन अंगों का आकार बढ़ता है। आवाज़ भारी होना आप सब जानते हैं, लड़कों में बहुत अच्छी तरह नोटिसेबल होता है। और उनकी आवाज़ भारी होने का कारण होता है उनका स्वर यंत्र जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जो कंठ में हमारे अवस्थित होता है उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। फिर इनकी मूछें आनी शुरू होती है, बगल में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण बढ़ जाता है और नाइट फॉल व स्वप्न दोष हो सकता है। नाइट फॉल या स्वप्न दोष क्या होता है बेटा? कि क्या होता है कि इनके अंडकोश के अंदर बहुत सारे शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। जब अत्यधिक निर्माण होगा किसी भी चीज़ का तो उसका ओवरफ्लो होना वो है। तो जैसे लड़कियों के अंदर हमारा मासिक धर्म आता है, लड़कों के अंदर इसको स्वप्न दोष यूँ कहते हैं कि अक्सर रात को सोते हुए बच्चों उनका वीर्य निकल जाता है, तो उसका नाम रख दिया स्वप्न दोष। जबकि ये कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है। इसको नाइट फॉल भी कहते हैं, तो नॉक्टर्नल एमिशन कहते हैं इसको, रात में होता है। तो रात में भी हो सकता है और कई बार इनका मूत्र त्याग के साथ साथ भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है। तो इसको कहते हैं, ये लक्षण होता है कि हाँ उनका यौवन आरंभ हो गया है। फिर इनका ग्रोथ स्पर्ट चरम पर आता है, प्यूबिक हेयर के कलर में परिवर्तन आता है। इसी तरह से प्रजनन अंगों में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो इनके शुक्राशय के पास ही अवस्थित होती है, जो कि वीर्य निर्माण में उसका भी योगदान होता है, उसका आकार में वृद्धि हो जाती है। और फिर शुक्राणु का निर्माण प्रजनन हेतु पर्याप्त हो जाता है। उसके बाद इनका ग्रोथ स्पर्ट की कम हो जाता है, वृद्धि की दर कम हो जाती है। और फिर इनका शारीरिक बल या क्षमता चरम पर होती है। यहाँ पर प्यूबर्टी का अंत हो जाता है। अब बेटा थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वय संधि में इतने सारे परिवर्तन होते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है बच्चों कि होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। होम्योस्टेसिस शब्द मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हमारी जो समस्थिति, शांत वाली स्थिति है, उसमें हलचल मच जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में इतने सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं। शैशवावस्था में भी हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, लेकिन उस समय हम उन परिवर्तनों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें डील कर रहे होते हैं। ये अवस्था वो अवस्था है कि जो भी कुछ चेंज आ रहे हैं उसको बच्चा खुद फील करता है और उसको खुद ही हैंडल करना होता है, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो बड़ी अनिश्चितता की भावना रहती है, असुरक्षा की भावना रहती है, कन्फ्यूज्ड रहते हैं। उनका व्यवहार बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, मूडी व्यवहार हो जाता है। कभी बड़े प्रेम से बात करेंगे, कभी बिल्कुल चिड़चिड़ाने लगेंगे छोटी सी बातों पर। थोड़े से समाज से दूर, मतलब अकेले अकेले रहना शुरू कर देते हैं और परिवार से दूरी बना लेते हैं। परिवार में लोगों से बात नहीं करें, किसी से बात नहीं करें, मिलना जुलना कम हो गया। कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें विद्रोही की प्रवृत्ति, दूसरों बड़े ने मुझसे ये कहा, ऐसे कैसे कह दिया, उसको जरूर उसका विरोध करना है और दिखाना चाहते हैं कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। कार्य के प्रति अनिच्छा, भोजन में अरुचि, दुखी दुखी से रहते हैं और अपने शारीरिक परिवर्तनों के प्रति बड़े चिंतित रहते हैं कि ये जो परिवर्तन आ रहे हैं ये मैं नॉर्मल हूँ या नहीं हूँ, मेरी बॉडी में जो चेंज आए हैं नॉर्मल है या नहीं है, क्या मेरे में आगे जाके प्रजनन की क्षमता होगी, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। ये चिंताएं बच्चों को घेरे रखती हैं। इसलिए इस अवस्था में बच्चों को अपने पेरेंट्स से, फैमिली से और टीचर्स से भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं बच्चों, ये हार्मोन की वजह से हैं और खुद उनके नियंत्रण में नहीं हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे चिड़चिड़े और दुखी से रहते हैं, बड़े प्रसन्न चित्त। आप सब लोग भी निकले हैं इस अवस्था से, तो आपने भी अनुभव किया होगा। तो अगर हम अपना ध्यान खेलों में लगा लें, हमको अच्छी गाइडेंस मिलती है, हमको स्नेह मिलता है, तो ये सारे परिवर्तन का दौर बच्चों का बड़े आराम से निकल सकता है। अब ये हमारा शारीरिक विकास वाला जो चैप्टर है लगभग समाप्त हो गया है। अब मैं आपको केवल मैंने इनकी नाम दिए हैं क्योंकि विकास को प्रभावित करने वाले, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक मैं बहुत विस्तार से आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अब मैं उसको पूरा रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो जैसे अन्य सारे संपूर्ण विकास को करते हैं, ऐसे शारीरिक विकास को भी ये कारक प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम आप लोग जानते हैं,
वंशानुक्रम अनुवांशिक से जो गुण मिलेगा वो शारीरिक विकास में परिलक्षित होगा, लंबा होगा, बच्चा मोटा होगा, त्वचा का रंग कैसा होगा, वगैरह वगैरह। आहार, अगर अच्छा आहार दिया जाएगा बालक को, पौष्टिक आहार, तो उसका विकास की जितनी क्षमता है अनुवांशिकी के द्वारा वो पूरी हो जाएगी। उसका अच्छा शारीरिक विकास नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां सामान्य ढंग से कार्य कर रही हैं, नहीं कर रही, अधिक कार्य करेंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम कार्य करेंगी तो बालक का विकास थोड़ा सा कम भी रह सकता है। भौतिक वातावरण उसके आसपास का कैसा है, उसको हवा, पानी, खेलना कूदना, व्यायाम का अवसर, ये सब मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इनका प्रभाव भी उस पर पड़ेगा। संवेगात्मक व्यवधान, संवेगात्मक अवधान से देखा गया है, ये रिसर्चेस ने प्रूव किया है, अध्ययन से पता चला है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं उसका प्रभाव उनके शारीरिक विकास पर भी पड़ता है, उनके शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। लिंग भेद भी देखा गया है, लड़कों के और लड़कियों के शारीरिक विकास में अंतर होता है, ये हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। पारिवारिक वातावरण जो होगा उसका भी होगा। बुद्धि का मैं आपसे अलग से बताना चाहूँगी। बुद्धि में देखा गया है कि रिसर्चर्स ने देखा है कि जो जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि अच्छी होती है उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं मालूम है, लेकिन कहते हैं कि उन बच्चों का शारीरिक विकास भी अच्छा, शायद उसका कारण ये भी हो सकता है जिन बच्चों की बुद्धि अच्छी होती है उनको सब लोगों से बहुत अप्रिसिएशन भी मिलता है, बहुत से स्नेह मिलता है, बहुत रिकग्निशन मिलता है, सब उनको मानते हैं, तो वो उनको और बूस्ट कर देता है, प्रसन्नचित्त रहते हैं और उनके हार्मोन्स उस हिसाब से बूस्ट हो जाते हैं। रोग, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, रोगी नहीं होंगे तो विकास अच्छा होगा, रोग अधिक होंगे तो विकास मंद हो जाएगा। शारीरिक विकृतियाँ आप सब जानते हैं, शारीरिक विकार कोई भी हो, हाथ का, पैर का, आँख का, किसी भी प्रकार को कोई भी शारीरिक विकास हो, व्यक्ति बहुत नाटा रह गया है, बहुत लंबा हो गया है, बहुत मोटा है, इन सब चीज़ों का बालक के विकास पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और सामाजिक आर्थिक स्तर, जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा होता है उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर, जिनको भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरह नहीं हो पाती तो उनका शारीरिक विकास भी उससे प्रभावित होता है। शारीरिक विकास का चैप्टर आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।